मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजट की। भारत में बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया और किस तरीके से बजट संसद में पारित होता है, और मतलब वित्तीय बजट से संबंधित हम सारी चीज़ों की 2 या 3 वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले, भारत में जो संपूर्ण देश के लिए केवल एक बजट नहीं बनता बल्कि अनेक बजट बनते हैं। इसका कारण ये है कि भारत में केंद्र सरकार तो एक बजट बताती है जो कि पूरे देश के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य अपनी अलग अलग बजट बनाते हैं। इसका कारण ये है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली होती है। संघीय स्तर पर भी 2 बजट होते हैं, एक सामान्य बजट होता है और दूसरा रेल बजट। वर्तमान समय में रेल बजट अलग नहीं होता, सामान्य और रेल बजट दोनों एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं। पुराने समय में 2 बजट हुआ करते थे, सामान्य बजट एंड रेल बजट। अब एक ही बजट पारित होने लग गया। भारत में बजट का निर्माण करने का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय को सौंपा गया और वित्त मंत्री, जो कि मंत्री परिषद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, राष्ट्र के कोष का संरक्षक तथा देश की वित्तीय नीति का कर्णधार माना जाता है। लोक वित्त के उचित प्रयोग के लिए वह उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही बजट निर्माण में प्रशासनिक मंत्रालय, योजना आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसकी जो अवस्थाएं हैं, वो 5 प्रकार की है, जिसमें पहला है बजट की तैयारी, दूसरा संसद की स्वीकृति, तीसरा भारत में बजट की क्रियान्विति, चौथा है वित्तीय कोषों का लेखांकन और 5वां है लेखा परीक्षा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बजट की तैयारी की। भारत में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होते ही बजट का अनुमान तैयार करने का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के 7 से 8 माह वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। बजट की रूपरेखा तैयार करने का सारा उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय का होता है, किंतु इस कार्य में प्रशासनिक मंत्रालय, योजना आयोग तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी हाथ रहता है। प्रशासनिक मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों से वित्त मंत्रालय को प्रशासनिक आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। योजना आयोग योजनाओं की प्राथमिकता के संबंध में मंत्रणा देता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राक्कलन तैयार करने हेतु लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग केंद्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आए हुए राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के वार्षिक बजट, अनुदान की पूरक मांगों तथा अतिरिक्त अनुदान की मांग तैयार करने और उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग केंद्रीय सरकार की राजकोषीय स्थिति की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। इस भूमिका में इस प्रभाग का उत्तरदायित्व सरकारी व्यय के प्रभाग के विनियमन करना भी होता है। बजट अनुमान करने की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई अथवा अगस्त माह में शुरू कर दी जाती है, जब तक विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभागाध्यक्षों को व्ययों के प्राक्कलन तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजता है। विभागाध्यक्ष इन छपे हुए निर्धारित प्रपत्रों को स्थानीय कार्यालयों को भेज देता है। प्रपत्र में जो खाने होते हैं, इसमें पहला है विनियोगों के शीर्ष तथा उपशीर्ष, गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के बजट का प्राक्कलन तथा घटाव बढ़ी का विस्तार। स्थानीय कार्यालय द्वारा ये प्रपत्र तैयार करके प्रशासनिक मंत्रालयों के संबंधित विभागों को भेज दिए जाते हैं। विभागों के अध्यक्ष प्राक्कलनों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और आवश्यकता अनुसार संशोधन करके अपने अपने विभागों के लिए उसे समेकित या एकीकृत करते हैं। इसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय इन प्राक्कलनों को नवंबर के मध्य में वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं। प्रत्येक विभाग अपने प्राक्कलनों के एक प्रति भारत के नियंत्रक
एवं महापरीक्षक के पास पहुंचा देता है। इस कार्यालय में विभिन्न मदों की जांच की जाती है। उसके पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी टिप्पणियां वित्त मंत्रालय के पास भेज देता है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण वित्तीयता के सबसे संबंधित होता है, नीति से नहीं। व्यय संबंधी नीति को देखना तो मुख्य रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को काम होता है। यहाँ पर तो वित्तीयता को देखा जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रेषित बजट अनुमानों को मोटे रूप में 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्थायी प्रभार अथवा स्थायी व्यय। इसमें स्थायी संस्थानों के वेतन, भत्ते व अन्य व्यय सम्मिलित हैं। इससे संबंधित अनुमान सूक्ष्म पुनरावलोकन हेतु वित्त मंत्रालय के बजट संभाग को भेजे जाते हैं। दूसरा है प्रचलित योजनाएं अथवा कार्यक्रम। दूसरे भाग में वे विषय होते हैं जो वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर चलते हैं। इन प्रचलित योजनाओं के प्राक्कलनों की जांच व्यय विभाग के द्वारा की जाती है। इस सूक्ष्म परीक्षण द्वारा यह देखा जाता है कि जारी योजनाओं में कहां तक प्रगति हुई है, उनके संबंध में की गई वचनबद्धता कहां तक पूरी की गई है आदि। यह परीक्षण निरंतर चलता रहता है। तीसरा है नई योजनाओं या कार्यक्रम। वित्त मंत्रालय द्वारा प्राक्कलनों की वास्तविक जांच इस क्षेत्र में की जाती है। नवीन योजनाओं के संबंध में संसाधनों के आधार पर विभिन्न मदों की प्राथमिकता के संबंध में विचार किए जाते हैं। इस बारे में योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से भी सलाह ली जाती है। अब आता है बजट। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जांच क्रिया का मूल्यांकन करना। प्रशासनिक मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा बजट प्राक्कलनों की जांच सरकारी नीतियों के संदर्भ में की जाती है, जबकि वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग की सूक्ष्म जांच का उद्देश्य व्यय में मितव्ययता प्राप्त करना होता है। वित्त मंत्रालय अपने सूक्ष्म परीक्षण के समय पूंजीगत अनुमानों के लिए योजना आयोग से परामर्श भी करता है। बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व उपलब्ध साधनों की सीमितता तथा प्रस्तावित बजट अनुमानों में नीति संबंधी प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। नई योजनाओं के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा संबंधित विभाग से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार है, जैसे क्या प्रस्तावित व्यय अपरिहार्य मतलब जरूरी है। दूसरा, अब तक इस प्रकार के व्यय के अभाव में कार्य कैसे चल रहा था। तीसरा, किन कारणों से अब तक इस व्यय मद की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। चौथा, अन्य स्थानों पर इसके बिना कैसे काम चलता है। पांचवा, प्रस्तावित व्यय के लिए वित्तीय साधन कहां से प्राप्त होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा वित्त मंत्रालय नए व्यय मद के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करता है। यदि व्यय मद पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं होता है तो संबंधित विभाग का मंत्री उसमें हस्तक्षेप कर वित्त मंत्रालय को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अपने प्रयास में असफल रहने पर संबंधित विभाग का मंत्री प्रस्तावित योजना मद पर पूरे मंत्रिमंडल में विचार विमर्श की मांग कर सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए उसे सभी को मानना होता है, अन्यथा असहमति करने वाले व्यक्ति के समक्ष एक ही विकल्प रहता है कि वह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दे। वित्त मंत्रालय की जो सूक्ष्म जांच के अधिकार दिए जाने के 2 कारण माने जाते हैं। इसमें पहला है स्वयं खर्च करने वाला विभाग नहीं होने के कारण वित्त मंत्रालय लोगों का द्वारा चुकाई गई कर राशियों का अधिक विवेकपूर्ण प्रयोग करने हेतु अधिक निष्पक्षता से काम करता है। दूसरा, वित्त मंत्रालय ही अन्य मंत्रालयों के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करता है। उसे प्रत्येक मंत्रालय के व्यय के औचित्य की जांच का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इन्हीं आधारों पर वित्त मंत्री तथा उसके मंत्रालय की विशिष्टता को इंगित करते हुए ब्रिटेन की हॉल्डन कमेटी ने कहा था कि यदि वित्त मंत्री को जलाशय में पानी एकत्र करने तथा पानी के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण रखने का हक प्राप्त है। मतलब जब वित्त के हर क्षेत्र में वित्त मंत्रालय को पूरा हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इतना सब कुछ होते हुए भी वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व का सूक्ष्म परीक्षण दोषपूर्ण माना जाता है। बड़ी योजनाओं के संदर्भ में सूक्ष्म निरीक्षण पर्याप्त नहीं होता, फलतः बजट में इसके लिए एक मुफ्त राशि
रख दी जाती है, जो कि प्रस्तावित योजना के लिए कम अथवा ज़्यादा पड़ती है। इस कारण बजट प्रस्तुतिकरण के बाद भी ऐसी योजनाओं के पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे बदले हुए परिप्रेक्ष्य में वित्त मंत्रालय का बड़े भैया जैसा व्यवहार अधिकांश मंत्रालयों के लिए सिरदर्द बन जाता है। आदतन हर प्रस्तावित व्यय में असहमति व्यक्त करने के कारण वित्त मंत्रालय तथा अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों में सहयोग के बदले असहयोग की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरा, कई योजनाएं बहुत देर से वित्त मंत्रालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती है। परिणामतः बिना पूरी छानबीन के उन्हें राजनीतिक दबाव में आकर बजट में शामिल कर लिया जाता है, जिससे पूरे बजट की तस्वीर बिगड़ने का खतरा हो जाता है। चौथा, वित्त मंत्रालय बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए सरलतापूर्वक स्वीकृति दे देता है, जबकि छोटी छोटी मदों की स्वीकृति करने में बहुत आनाकानी करता है। कई बार 1 पैसे की बचत के लिए 1 रुपया खर्च करने की स्थिति भी वित्त मंत्रालय द्वारा पैदा कर दी जाती है। इन खतरों के बावजूद भी वित्त मंत्रालय की बजट अनुमानों की जांच से संबंधित भूमिका की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। मंत्रिमंडल के समक्ष कोई मामला निर्णय के लिए जाए और वहां भी मतभेद की स्थिति हो जाए तो वित्त मंत्रालय की आवाज़ ही महत्वपूर्ण होकर उभरती है। अब हम बात करेंगे आय के अनुमानों की। जब व्यय के अनुमानों का कार्य पूरा हो जाता है तो सरकारी आय तथा राजस्व के अनुमान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। बजट के व्ययों को पूरा करने के लिए साधन जुटाना भी वित्त मंत्रालय का ही कार्य होता है। कुछ कर स्थायी हैं और उनकी दरें उससे संबंधित कानूनों में निश्चित रहती हैं, परंतु अन्य कर जैसे आयकर, सीमा शुल्क आदि संसद द्वारा प्रतिवर्ष प्राधिकृत किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद कर विभाग से विगत वर्ष के संग्रह की गई सरकारी आय के आंकड़ों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए संभावित सरकारी आय का अनुमान लगाने के लिए कहता है। इसके आधार पर नए कर लगाए जाते हैं, पुराने करों को समाप्त किया जाता है अथवा वे घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय समस्त विभागों की अनुदान मांगों को एकत्रित करके तथा वित्तीय नीति संबंधी मामलों से संपूर्ण मंत्रिपरिषद में निर्णय लेकर आय व्यय का लेख पत्र अथवा दस्तावेज तैयार करता है। इसे बजट कहते हैं। बजट के 2 भाग होते हैं, आय संबंधी तथा व्यय संबंधी। वित्त मंत्रालय संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 विवरण पत्र तैयार करता है। पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, दूसरा है अनुदानों की मांगे। वित्त मंत्री जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से 1 फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को लोकसभा में प्रस्तुत बजट, इसके लिए एक भाषण जिसे बजट भाषण कहते हैं, देता है। वित्त मंत्री का बजट भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहले के समय में फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब आएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है और भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण नामक यह विवरण मुख्य बजट दस्तावेज होता है और वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों की 3 भागों में, जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता है। ये भाग है समेकित नीति, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा। सरकार को प्राप्त होने वाली सभी राजस्व सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों से और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियाँ संचित नीति में दिखाई जाती है। सरकार का पूरा खर्च संचित नीति से किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती है। कभी कभी ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब सरकार को संसद की स्वीकृति मिलने से पहले ही अत्यावश्यक अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है। इस तरह के खर्च करने के लिए आकस्मिकता निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के पास
रहती है। इस तरह का खर्च संसद निधि से उतनी ही रकम की निकासी के बाद संसद की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धनराशि निधि में वापस डाल दी जाती है। इस समय इस निधि के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल राशि का 50 करोड़ रुपया है। सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त जिनका संबंध संचित निधि से होता है, सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन देनों जैसे भविष्य निधियों के संबंध में लेन देन, अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि के हिसाब भी रखा जाता है, जिनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। इस तरह जो रकमें प्राप्त होती है उन्हें लोक लेखे में दिखाया जाता है और संबंधित संवितरण भी इसी में से किया जाता है। आमतौर पर लोक लेखा नीतियाँ सरकार की नहीं होती, क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उस व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जो इसे जमा करते हैं वापस देना पड़ता है। इसलिए लोक लेखे की अदायगी करने के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता है। अब है संविधान के अधीन बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना पड़ता है। इसलिए सरकार का बजट राजस्व बजट और पूंजी बजट दो भागों में बटा होता है। अब हम चर्चा करेंगे पहले राजस्व बजट के बारे में। राजस्व बजट में सरकार को राजस्व से होने वाली आय तथा इन राजस्वों से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। कर राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। सरकार की इन प्राप्तियों में मुख्यतः उनको द्वारा विनिवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल होती है। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज प्रभारों, आर्थिक सहायता आदि का होता है। मोटे तौर पे ऐसे व्यय जिनसे किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है राजस्व व्यय माना जाता है। राज्य सरकारें और अन्य पार्टियों को दिए जाने वाले सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं। यद्यपि ऐसे कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के लिए भी हो सकते हैं। पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मद यह है कि सरकार द्वारा जनता के लिए गए ऋण उन्हें बाजार ऋण कहा जाता है। राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों की वसूलियां, पूंजीगत भुगतान में ये मदें शामिल होती है। जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर किए जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पार्टियों आदि को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम पूंजी बजट में लोक लेखे के लेन देन भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है लेखाओं का वर्गीकरण। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमानों तथा अनुदानों की मांगों में व्यय के अनुमान जो संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत विहित लेखाओं के वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते हैं। इस वर्गीकरण का उद्देश्य संसद और जनता को संसाधनों के आवंटन और खर्च करने में सरकार के उद्देश्य को समझने में सहायता देता है। संविधान के अनुसार खर्च की कुछ मदें जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशनें, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज और उनकी वापसी अदायगियों और अदालती डिक्रियों के संबंध में की गई अदायगियों आदि संचित नीति पर भारित होता है, उन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित नीति पर भारित खर्च को अलग से दिखाया जाता है। अगला है अनुदान की मांगे। वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले अपेक्षित समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय के अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में अनुदानों की मांगों के रूप में प्रस्तुत किए
जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है, लेकिन बड़े मंत्रालयों या विभागों के संबंध में एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती है। प्राय प्रत्येक मांग में एक सेवा के लिए आवश्यक कुल व्यवस्था दी गई है। इनमें से राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के संबंध में ऋणों और अग्रिमों के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग पेश की जाती है। जिन मामलों में किसी सेवा से संबंध व्यवस्था पूर्ण रूप से समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियों, तो उस व्यय के लिए मांग से बिल्कुल भिन्न एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है। उस पर संसद द्वारा स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में जिसमें स्वीकृति एवं भारित दोनों मदे शामिल हो, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांगों में भारित व्यय भी शामिल किया जाता है, लेकिन स्वीकृत और भारित व्यवस्थाएं उस मांग में अलग अलग दिखाई जाती है। अब आता है वित्तीय विधेयक। संसद द्वारा अनुमोदित अवधि के आगे नए कर लगाना, वित्तीय कर ढांचे के संशोधन, विद्यमान कर ढांचे को जारी रखने संबंधी सरकार के प्रस्तावों को वित्त विधेयक के जरिए संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। संविधान की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों के संबंध में कुछ विशेष कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करनी होती है, इसलिए केवल उनके द्वारा बजट की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट संकेत नहीं दिया जा सकता। बजट के सरल बोध को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट के साथ कतिपय व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है बजट का सार या सारांश। बजट का सार नामक पुस्तक में कर, राजस्व और अन्य प्राप्तियों के लिए विस्तृत ब्यौरे के साथ साथ प्राप्तियों और भुगतानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में व्यय, आयोजना और आयोजना भिन्न का विस्तृत विवरण, आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार तथा मंत्रालय विभागवार आवंटन और केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आंतरिक किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है। इस पुस्तक में राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा, बजटीय घाटा और केंद्रीय सरकार का सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है। अब आता है व्यय बजट खंड 1। व्यय बजट खंड 1 में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के राजस्व तथा पूंजी संवितरणों का ब्यौरा तथा इनमें से प्रत्येक के संबंध में आयोजना और आयोजना भिन्न के अंतर्गत अनुमानों की जानकारी दी गई होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय का विश्लेषण भी किया जाता है और अनुमानों में हुई घट बढ़ के मुख्य कारण भी बताए जाते हैं। अगला है व्यय बजट खंड 2। किसी स्कीम या कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएं किसी अनुदान मांग के राजस्व और पूंजी मांगों में कई मुख्य शीर्षों में हो सकती है। व्यय बजट खंड 2 में किसी स्कीम, कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को इकट्ठा किया गया है और मुख्य शीर्षों द्वारा निवल आधार पर एक स्थान पर दर्शाया गया है। अनुदान मांगों में विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों आदि के लिए प्रस्तावित व्यय के अंतर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए इस खंड में समुचित व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल की गई हैं, जिनमें यहाँ भी आवश्यक हो अनुमानों में अंतर के लिए संक्षिप्त कारण भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है प्राप्ति बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों के अनुमानों का आगे और विश्लेषण प्राप्ति बजट नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा दिया जाता है और अनुमानों को स्पष्ट किया जाता है। प्राप्तियों की पिछले वर्ष की प्रवृत्तियों और प्राप्त हुई विदेश सहायता का ब्यौरा भी इसमें दिया जाता है। वित्तीय विधेयक में दिए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों को समझने में सुविधा देने के लिए विधेयक की व्यवस्थाओं को वित्त विधेयक में व्यवस्थाओं का व्याख्यात्मक ज्ञापन नामक पुस्तक में स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद आता है अनुमानों की ब्यौरेवार मांगे। बजट प्रस्तुत करने के कुछ समय बाद अनुदानों की मांगों के पश्चात अनुदानों के ब्यौरेवार मांगे लोकसभा के पटल पर
रखी जाती है, लेकिन ये अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पूर्व रखी जाती है। अनुदानों की इन ब्यौरेवार मांगों में अनुदानों की मांगों में शामिल व्यवस्था और इसके साथ साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के ब्यौरे दिए जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम संगठन के लिए व्यय की राशि 10 लाख रुपए से कम नहीं है से संबंधित अनुमानों का ब्यौरा कई शीर्षों के अंतर्गत दिया जाता है और वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, सामग्री व उपकर, सहायता, अनुदान आदि जो इस कार्यक्रम में दिए गए व्यय के स्वरूप और श्रेणियों को विनिर्दिष्ट करता है। इस ब्यौरेवार मांगों के अंत में खातों के व्यय को घटाकर दी गई वसूलियों और ब्यौरा दिखाया जाता है। मुख्य कार्यक्रमों और स्कीमों के वास्तविक और वित्तीय पहलुओं को कार्य निष्पादन बजटों में शामिल किया जाता है, जो मंत्रालय विभाग द्वारा संसद में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब आता है राज्यों को आंतरिक साधन। राज्य सरकारों को विभिन्न आयोजना और आयोजना भिन्न प्रयोजनों के लिए अनुदान और ऋण दिए जाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित कर राजस्व की काफ़ी बड़ी राशि भी राज्य सरकारों के अंतरित की जाती है। कुछ राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके राजस्व साधनों की कमी को पूरा करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध दिए जाते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित कुल साधनों की जानकारी बजट का सार नामक पुस्तक में एक विवरण में दी गई है। करों, सहायता, अनुदानों और ऋणों के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित की जाने वाली राशियों का और अधिक ब्यौरा बजट व्यय बजट खंड 1 में दिया गया है। संघ उत्पाद शुल्कों का हिस्सा और अधिकांश अनुदानों तथा ऋण वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरित किए जाते हैं और ये इस मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाली राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का अंतरण नामक मांग में शामिल होती है। जो अनुदान और ऋण अन्य मंत्रालयों विभागों द्वारा दिए जाते हैं, उनके लिए उन मंत्रालयों विभागों की मांगों में व्यवस्था की जाती है। अगला आता है आयोजना परिव्यय। केंद्रीय सरकार के कुल व्यय में आयोजना व्यय का अनुपात काफ़ी अधिक होता है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत आयोजना व्यय को आयोजना भिन्न व्यय से अलग दिखाया जाता है। व्यय बजट खंड 1 में प्रत्येक मंत्रालय के कुल आयोजना खर्च को विभिन्न विभाग विकास शीर्षों के अंतर्गत दिखाया गया है और आयोजना के अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में खर्च की गई व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया गया है। योजना में शामिल किए गए उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ साथ महत्वपूर्ण स्कीमों का विस्तृत विवरण संबंधित मंत्रालय के निष्पादन बजट में दिया गया है। इस पुस्तक में योजना व्यय के अनुमानों में विभिन्नता भी दी गई है। अगला आता है निष्पादन बजट। विकासात्मक कार्यकलापों से संबंधित सभी मंत्रालयों विभागों द्वारा निष्पादन बजट तैयार करके संसद सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। निष्पादन बजट कार्यों, कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में मंत्रालय विभाग का बजट प्रस्तुत करता है और ये केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं, कार्यक्रमों जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित है के संबंध में अलग से मूल्यांकन रिपोर्ट देता है। इसमें मंत्रालय विभाग के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों और निष्पादन पर एक विवरण भी शामिल होता है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ स्थापित और उपयोग की गई क्षमता, वास्तविक लक्ष्यों, उपलब्धियों, प्रचालन परिव्यय, पूंजी पर आय आदि को निर्दिष्ट किया जाता है। निष्पादन बजट विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के एक साधन के रूप में प्रबंधक का काम करता है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपकी बजट की किस प्रकार से तैयारी की जाती है के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संसद में बजट की स्वीकृति तथा भारत में बजट की क्रियान्विति कैसे होती है। धन्यवाद बच्चों।